Ready? 1, 2, 3, start. Hello everyone, welcome to O2 and Digital Education with Malik sir. Today we are going to start class 11 topic the evolution of Earth. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक 1 का, और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से अर्थ का एवोल्यूशन होना शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आपको डायग्रामेटिकली डायग्राम से चीजें इजीली क्लियर हो सके। तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, ज्योग्राफी की खासियत ये है कि अगर उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो अपने आप में यूनिक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो एक एक करके टर्म को समझेंगे ताकि आपको आगे चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है लाइट ईयर। व्हाट इज मतलब लाइट ईयर? ठीक है, लाइट ईयर है क्या? लाइट ईयर कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या कहता है कि भाई एक साल में सन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई, ठीक है, वो होती है लाइट ईयर। सेकंड आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू? क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में काउंट की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज यूज्ड टू प्राइमरली फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड अराउंड द अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आती है हमारे पास? गैलेक्सी। व्हाट इज द गैलेक्सी? गैलेक्सी द क्लस्टर या ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार इन एंड द सोलर सिस्टम। ये देखो, ये डिफरेंट बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। क्लियर? और हर गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ स्टार है और मिलियन ऑफ स्टार्स के चारों तरफ क्या है, उनके अलग अलग प्लेनेटरी साइकिल सिस्टम है। ठीक है, वो वहां पे ट्रेवल करता रहता है। तो अब मैं गैलेक्सी से बात करेंगे आगे, उससे पहले मैं आगे चलता हूँ 4th टर्म पे। आकाश गंगा, मिल्की वे। ठीक है, नाम सुना होगा मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी के अंदर हमारा सन आता है। क्लियर है बात यहाँ तक? और हमारे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं उसके चारों तरफ। और एक साल में जैसे अर्थ पूरे एक साल में सन के चारों तरफ में रिवॉल्यूशन पूरा कर लेती है। तो आकाश गंगा मिल्की वे, इट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी टू विच आवर अर्थ बिलोंग्स। ठीक है, ये क्या एक सेंटर है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है? बहुत सारे स्टार्स है जो सेंटर के चारों तरफ घूम रहे हैं। और मान लीजिए कोई स्टार है, हमारा सन है, इसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा प्लैनेट है उसके चारों तरफ हमारी 8 सैटेलाइट्स ट्रेवल करते रहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ आता है ब्लैक होल। अभी ब्लैक होल वाली बड़ी कहानी अच्छी है। ठीक है, ब्लैक होल है क्या चीज? चलो देखते हैं। Black hole is the place in space where gravity is so strong that nothing, no particles, even electromagnetic radiation such as light can pass from it. अब ब्लैक होल की बात करते हैं कि एवोल्यूशन कैसे होता है, मतलब ठीक है, यहीं पे बिग बैंग थ्योरी भी आएगी हमारी आगे चल के। एक ऐसा मतलब एक ऐसी स्पेस जहां पे ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा हो जाता है कि जो उनके अंदर की जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो भी उससे बाहर नहीं जा पाता। तो क्या कहते हैं? इट इज द अवेलेबल इन द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। अ ब्लैक होल कैन नॉट बी सीन बिकॉज स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पुल्स ऑल द लाइट इनटू द मिडिल ऑफ द ब्लैक होल। यानी कि ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसकी जो लाइट है वो क्या होती है, उसके सेंटर में चली जाती है। क्लियर? But scientists can see how the strong gravity affect the stars gas around the black hole. ठीक है, अब वो देखते हैं कि भैया साइंटिस्ट चेक करें कि किस तरीके से ब्लैक होल इंपैक्ट डालता है हमारा किसके ऊपर, जो आसपास के स्टार्स है, जो आसपास के प्लैनेटरी सिस्टम से गैसेज है, उनके ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट करता है। इसके ऊपर कई सारी रिसर्च अभी चल रही है। नेक्स्ट आता है व्हाइट होल। ठीक है, व्हाइट होल ब्लैक होल, ठीक है, दो चीजें हैं। White hole looks similar to black hole, but instead of sucking matter, the white hole pushes matter away. ठीक है, क्या कहते हैं? White hole as the black hole's time reversal. ब्लैक होल में क्या है? ग्रेविटी अंदर की तरफ चीजों को खींच रही है, इवन तो लाइट भी पास हो रही है। व्हाइट होल क्या करता है? जो भी उसके अंदर का पार्टिकल है, जो भी उसके अंदर सबको क्या करता है? बाहर की तरफ थ्रस्ट करता है और बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। सुपरनोवा। ठीक है, अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स है।
ठीक। सुपरनोवा टर्म फॉर द सुपर पावरफुल एक्सप्लोजन ऑफ द स्टार, कि क्या हुआ, स्टार का एक्सप्लोड हो रहा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूल निकला, सम ऑफ इट्स मास सिंक्स इनटू द कोर, that increase gravitational force result in the giant explosion of the supernova. It may be caused due to the striking or collapsing of two stars. supernova क्या, केवल में दो स्टार आपस में टकराए, ठीक है, तो बहुत बड़ा ब्लास्ट किया, और जो हैवी मटेरियल है उसके अंदर ब्लास्ट में जो हैवी मटेरियल निकला वो क्या हुआ, वो सेंटर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गया, और जिसने क्या बना, एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करना शुरू कर दिया, जो आसपास के पार्टिकल्स है उसकी तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे। A nova is also explosion of a star, but supernova is the biggest explosion that humans have, ठीक है, seen, क्लियर। नेक्स्ट आता है प्लैनेटिज्मल, ठीक है। अभी है क्या चीज, देखो ध्यान से, the gas cloud start getting condensed and the matter around the core develops into small rounded object. These small rounded objects formed by the process of cohesion are called प्लैनेटिज्मल, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, छोटी सी बात है, कोई एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है भैया, कहीं एक्सप्लोजन, और उसमें क्या हुआ कि जो हैवी पार्टिकल्स है वो किसकी तरफ, सेंटर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गए। जब वो सेंटर की तरफ इकट्ठा होना शुरू हुए तो बाकी सारे जो क्लाउड डेंसेशन हुआ, ठीक है, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट उसकी तरफ घूमने लगे, और धीरे धीरे क्या हुआ, कोहेजन के प्रोसेस से वो उसमें जुड़ना शुरू हो गया। जैसे देखो यहाँ पे कोई बस्ट हुआ, ठीक है, इसने रोटेशन किया, जो आसपास के डिब्रीज हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो क्या लगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे और इससे जुड़ने लगे। इसी तरीके से क्या हुआ, प्लैनेट का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था। यूनिवर्स, ऑल मैटर, एनर्जी, हेवनली बॉडीज एंड दैट दे इन द स्पेस इज कॉल्ड यूनिवर्स, यानी कि वो सारी हेवनली बॉडीज जो क्या कहते हैं, एक स्पेस में रहते हैं, ग्रुप करके क्या बना लेती है, यूनिवर्स को जनरेट करती है, यूनिवर्स को जन्म दे देती है, उसको यूनिवर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजन ऑफ द यूनिवर्स, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन की बात करते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, एक बैलून लीजिए, ठीक है, उस पर स्केच पेन से क्या करिए, दो चार निशान बनाइए और उसमें एयर ब्लो करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप उसमें एयर ब्लो करेंगे तो जो आपने उसमें स्पॉट्स बनाए वो भी दूर दूर होंगे, साथ क्या वो स्पॉट्स भी क्या हुए, बड़े हो रहे हुए। क्लियर बात आता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ द गैलेक्सी, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। कैसे हो रहा है कि यहाँ पे था बिग बैंग, अब बिग बैंग हुआ क्या, बिग बैंग की बात बताते हैं। जब एक ब्लैक होल बनता है, ठीक है, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी क्रिएट होती है कि अपने आप में एक्सप्लोड होगा, क्या होगा, एकदम बैंग, ठीक है, और क्या होगा, पार्टिकल बहुत दूर तक फैलना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स है वो एक साथ कोहेजन में जुड़ना शुरू करेंगे, ठीक है, कुछ उसमें से स्टार्स बनेंगे, कुछ उसमें से प्लैनेट बनना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए धीरे धीरे पहले क्या थे, सारे पास पास थे, अब क्या थोड़े और दूर हुए, मैं बैलून में हवा भरता है, तो मैं अगर ये दूर भी हो रहे हैं तो साथ साथ इनका साइज भी तो इंक्रीज हो रहा है, फिर नहीं बात नहीं। तो पॉइंट क्या कहते हैं, जब बिग बैंग होगा तो जितना भी मटेरियल है वो खुद भी दूर जाएगा और साथ में खुद भी एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। अब स्टार क्या है, देखो ये स्टार के बारे में बहुत सारी चीजें बता रखी है। देखो स्टार इज द मैसिव सेल्फ ल्यूमिनस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है ऑफ गैसेस साइंस बाय रेडिएशन डिराइव्ड फ्रॉम इट इंटरनल एनर्जी सोर्सेज। द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज सन, ऑफ द 10 ऑफ द बिलियन और ट्रिलियन ऑफ स्टार्स में से एक है, ठीक है। Composing the observable universe, only very small percentage are visible to the naked eyes from the earth during the night। देखो क्या है, ये स्टार है, ठीक है, इसमें क्या है, क्रोमोस्फेयर, जो इसकी फ्लेयर, जो दूर तक आग की लहरें उठती हैं, ठीक है, आग की दूर तक आग की जो लहरें उठ रही हैं, ठीक है, उसकी बात करें। ये क्या है, सन स्पॉट्स, यहाँ पे निशान है आप देख रहे होगे, ठीक है, फोटोस्फेयर जहाँ पे सारी प्रोसेस चल रहा है, सब सरफेस उसके नीचे वाली, ठीक है, सबसे अंदर क्या है, वो रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, ठीक है, प्रोमिनेंट जो फ्लेयर्स उठ के निकल के चला गया, एंड कोरोनल होल्स जहां से चीज का एनर्जी एंटर सकती है, क्या है, कोरोना। तो बेसिकली क्या है, सन में आ क्या रहा है, जो सन फ्लेम्स है ना, ये फ्लेयर्स जो है, इनकी लेंथ भी कई लाख किलोमीटर, काफी मतलब कई मिलियन किलोमीटर तक इनकी फ्लेम्स फेंकते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि नासा ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया कि सन का
एक फ्लेयर मतलब इतना रेडिएशन छोड़ेगा अपने साथ कि जिसकी वजह से अर्थ के कुछ पार्ट्स पे इंटरनेट भी बंद हो सकता है उस रेडिएशन की वजह से। क्लियर? क्या करोगे? इंटरनेट बंद हो क्या करोगे? ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की। हमारे सोलर सिस्टम में सन है, प्लैनेट है और उनके सैटेलाइट्स है और वेरी स्मॉल हेवनली बॉडीज है जिन्हें हम एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स और मीटियोर्स कहते हैं। इसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सब ये सन है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, प्लूटो। प्लूटो को हमने अभी ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया 2002 में, ठीक है, बकायदा। लेकिन हम 8 प्लैनेट्स की बात करते हैं। ये जो प्लैनेट्स है, ठीक है, इन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? आउटर प्लैनेट्स, या फिर इन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और कहते हैं जुवेनाइल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ लाइक स्ट्रक्चर्स और ये कहते हैं जुपिटर लाइक, ठीक है। यानी कि ये सारे क्या सॉलिड है और इन पे क्या है, ये गैसियस स्टेट में है ज्यादातर। क्लियर बात यहाँ तक? अब प्लैनेट होता क्या है? प्लैनेट इज द सेलेस्टियल बॉडी orbit around the sun, big enough to have enough gravity forces, spherical shape होगा। spherical बेसिकली नहीं कहूंगा मैं, सबके अलग अलग शेप है। जैसे अर्थ की शेप क्या है? जियोइड शेप है। अर्थ की शेप है जियोइड शेप है। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ये इन्होंने बहुत सारे सबके क्या दिखा रखे हैं, इनके इलेक्ट्रिकल पाथ दिखा रखे हैं कि भाई ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इस तरीके से कर रहा है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। बेसिकली अगर मैं क्लियरिटी बात करूं तो ये सारे के सारे कैसे मूव करते हैं मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए सन मूव कर रहा है इस साइड, तो ये सारे इस तरीके से मूव करते हैं सन के साथ साथ। यानी कि केवल सन के चारों तरफ नहीं, अगर क्योंकि सन भी क्या कर रहा है, अपने जो गैलेक्सी का सेंटर है उसके चारों तरफ रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लैनेट जो है उसके चारों तरफ स्प्रिंग फॉर्म में रोटेट करते हैं। किस फॉर्म में रोटेट करते हैं? स्प्रिंग फॉर्म में रोटेट करते हैं। अगर कभी डायग्राम बनाना पड़ा इसका तो कैसे बनाओगे? ठीक है, मान लो सन है तो इसके लिए आपको प्लैनेट को ऐसे लेके जाना है सन के, क्या सन भी आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये प्लैनेट भी इसके साथ आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 14, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट होता क्या है? देखो ये सारे कई सारे नाम दे रखे हैं ड्वार्फ प्लैनेट के। It is the round object in space that goes around the sun, but it is not as large as a planet, does not have the specific gravity to clear other objects from its path। यानी कि इसके क्रिएशन बड़े करोड़ों सालों में हुआ, लेकिन इंसानों ने अपनी साइकोलॉजी, अपनी सोच के हिसाब से बेचारे हुए बोले तो है ही नहीं दिया, तो जो तुम प्लेनेट मानते ही नहीं। मतलब हम वी आर द पर्सन हु डिसाइड दैट इट इज अ प्लैनेट और नॉट। ये बेचारे मतलब हमने आइडेंटिटी खत्म कर दी, जबकि कितने करोड़ों सालों से सन का चक्कर काटा जा रहा है। यानी कि हमने अपने हिसाब से बना दिया। बेसिकली अगर देखा जाए तो है तो एक हमारे एक सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है, अ बेल्ट विच फाउंड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। भी ये जुपिटर है, ठीक है, क्या है? जुपिटर। इसे कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो किसके पीछे पाई जाएगी? मार्स एंड जुपिटर के पीछे, ठीक है। प्लूटो के बाद कौन सी? क्यूपिलर बेल्ट ऑब्जेक्ट से पाई जाएगी जो चारों तरफ रोटेट करे। हो सकता है कि क्या पता ये कभी कोई प्लेनेट रहा हो, ठीक है, और किसी एस्ट्रॉइड की टक्कर जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के उसी पाथ में रोटेट कर रहा है। सेम जैसे यहाँ पे भी हो सकता है। तो जुपिटर मार्स के बीच में कौन सी मिलेगी? एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलेगी। इरेगुलर बॉडी शेप है, किसी भी साइज के हो सकते हैं। कुछ छोटे हैं प्लेनेट के जितने भी एस्ट्रॉइड्स और मिनियर प्लेनेट्स, उसका था क्यूपर बेल्ट, ठीक है। सर्कमस्टेलर डिस्क आउटर सोलर सिस्टम में फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, अप्रोक्सीमेटली 50 अप्रोक्स यूनिट फ्रॉम द सन, ठीक है। और एक है सेम एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह ही शो हो रहा है। आगे की कहानी है इनर प्लैनेट्स, ठीक है। देयर आर 4 इनर प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड द मार्स, ठीक है। Within the asteroid belt ये 4 हैं। They are also not terrestrial planet because Earth-like as they have solid surface। इन चारों के पास सरफेस कैसी है? सॉलिड है, तो मैंने Earth-like या terrestrial planet कह देते हैं। उसके बाद आते हैं आउटर प्लैनेट्स। ये सीधा सीधा बात है, आउटर की बात कर रहा हूं तो क्या होगा?
आउटसाइड द एस्ट्रॉइड बेल्ट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। जोवियन मींस क्या? नेम फ्रॉम द रोमन किंग ऑफ द गॉड ऑफ जुपिटर। जोव मींस एनीथिंग एसोसिएटेड विद द जुपिटर और जुपिटर लाइक प्लैनेट, यानी कि सारे प्लैनेट क्या जुपिटर की तरह ही हैं। क्लियर? एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड क्या है? एक स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम में रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेट किसके बीच में कर रहा है? मार्स एंड जुपिटर के बीच। अभी बने कैसे एस्ट्रॉइड? एस्ट्रॉइड हो सकता है कोई या तो एक पर्टिकुलर प्लैनेट है, ठीक है, या जो किसी बड़े एस्ट्रॉइड या किसी और चीज टकराने की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, लेकिन क्या हुआ आज तक वो एक जगह कंपोज नहीं, कोहेसिव फोर्स की वजह से एक साथ नहीं हो पाया। लेकिन हम क्या कहते हैं? Although asteroid orbit the sun like planet, they are much smaller than the planets. ये अब देखते ना कई बार एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ ही मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो नासा कहता है कि इतना बड़ा, कभी यूट्यूब पे कुछ लोग डराने के लिए ध्यान से देखिए, इतना बड़ा एक एस्ट्रॉइड आ रहा है अर्थ की तरफ, अगर पृथ्वी पे गिरा तो उसका नाश हो जाएगा। जैसे जितने भी डायनासोर्स थे, ठीक है, ट्रेसिक एरा में, ठीक है, जुरासिक में नहीं, ट्रेसिक में तो, ठीक है, वो सारे के सारे कैसे खत्म हुए? एक एस्ट्रॉइड आके गिरा, ठीक है, एक एस्ट्रॉइड आ गया तो उसने अर्थ का टेम्परेचर बनाया, तो अर्थ को चारों तरफ से क्लाउड से निकले तो ऑक्सीजन ब्लॉक हो गई और सारे के सारे जितने भी डायनासोर्स थे वो सारे उस टाइम पे वहीं पे खत्म हो गए। कॉमेट्स, ठीक है, कॉमेट्स क्या है? कॉस्मिक स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक डस्ट लाइक ब्राइट स्टार विद द टेल इन द स्पेस। पुच्छल तारा, आपने कहानी सुनी होगी कौन सी? पुच्छल तारा। ठीक है, पुच्छल तारा होता क्या है? ये देखो, ये एस्ट्रॉइड है, ऐसे गिरेगा। ठीक है, मीटियोराइट्स छोटे छोटे जलते हुए, कहां जल रहे हैं? जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे टकराते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं? जल जाते हैं। कॉमेट्स जो पीछे का अपने एक्सिस छोड़ता हुआ रहा होगा प्रॉपर तरीके से, और एक लंबी सी पूंछ बना रहा होगा, ठीक है, टेल टाइप स्ट्रक्चर। मीटियोर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करके आते हैं। स्मॉल पीस ऑफ रॉक इन स्पेस, व्हेन मीटियोर एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट मेक्स द ब्राइट लाइन इन द नाइट स्काई। क्या बना देगा? एक लंबी सी लाइन खींच के चला जाएगा। टूटता हुआ तारा, जैसे आप अपने प्यार भरी दुनिया में कहते हो ये टूटता हुआ तारा टूटा हुआ दिख गया, विश्व में का सारी ख्वाहिशें पूरी, कुछ नहीं होगा भैया। एक मीटियोर भटकता हुआ एटमॉस्फेयर की तरफ आया, टकराया और वो जल गया, खत्म हो गया। ठीक है, कोई विशेष पूरी नहीं हो रही वहां पे किसी की। ठीक, नेक्स्ट नेबुला। ठीक है, स्लो सर्कुलर मूविंग गैसेस क्लाउड्स आर कॉल्ड नेबुला। ठीक है, देखो नेबुला हाइपोथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुआ क्या? अब चीजें देखते हैं। एक छोटा सा पार्टिकल, सेल्फ ग्रेडिंग एक क्लाउड था, ठीक है, जो जनरेट हुआ, उसने धीरे धीरे क्या किया? रोटेट करना शुरू किया। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम मिला, डिस्क की शेप में आया, ठीक है, रोटेट होना शुरू। जो सेंट्रल हैवी मास था वो क्या शुरू होने लगा? सेंटर में इकट्ठा होना शुरू लगा, और जो हल्का मास था वो बाहर की तरफ रोटेट होना शुरू हो गया। क्लियर? सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द रिंग्स एंड रिंग्स फोर्स। देखो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसने इन दोनों को एक जगह रोक दिया। ये सन बन गया और इसके तरफ प्लेनेट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्लियर है? नेबुला हाइपोथेसिस क्या है? ओरिजिन ऑफ द अर्थ गिवन बाय इमैनुएल कांट इन 1755 एंड रिवाइज्ड बाय लैपलास इन द 1796। इसे लैपलास थ्योरी के नाम से भी काउंट किया जाता है। ठीक है, ये आप डिटेल में वो तब पढ़ेंगे जब आप कभी किसी यूपीएससी या पीसीएस में क्या लेंगे? ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, तब समझ में आएगा वो सारा। बिग स्प्लैट, ठीक है, देखो द बिग स्प्लैट, a giant impact hypothesis sometimes called the big splash theory impact suggests that the moon formed from the material of collision between the proto-earth and the Mars-sized planet। देखो एक पर्टिकुलर छोटा थियर से आगे टकराया, इसने पे इम्पैक्ट किया। क्लियर? इम्पैक्ट किया तो सारे पार्टिकल्स हवा में उड़े। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? अर्थ की तरफ इस तरीके से प्लेट की फॉर्म में रोटेट करना शुरू किया, और सारी रोटेशन क्या हुआ? ग्रेविटेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सब लोग इकट्ठा होना शुरू हुआ। किसकी शेप बना दी उन्होंने? मून की। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मून में जो मटेरियल है सारा, वो सारा का सारा ही अर्थ से निकला हुआ है। क्लियर बात यहां तक? नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइनरी थ्योरी। अब बाइनरी थ्योरी क्या कहते हैं भाई?
बाइनरी थ्योरी कहती है प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ गिवन बाय द कैम्बरलिन एंड मोल्टन इन 1900 एज पर थ्योरी। थ्योरी क्या कहती है, देखो ध्यान से। अनदर वंडरिंग स्टार अप्रोच द सन, एक ऐसी आलतू फालतू का तारा घूमता हुआ सूरज की तरफ आया। As if the cigar shaped extension of material was separated from the solar surface, और क्या हुआ, एक cigar shape की स्ट्रक्चर वहां से बाहर निकल गई। As the passing star moved away, separated material slowly condensed into the planet and continued to the revolver। क्या हुआ, यानी कि ऐसे की का यार ये प्लेनेट है, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, धीरे धीरे की स्ट्रक्चर बाहर निकली। अभी स्ट्रक्चर निकल 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 के लंबी हुई, और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग टाइम पे ये इस तरीके से डेंस होते होते सन के चारों तरफ रोटेट होना शुरू हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज उसने बोली कि नहीं भैया, क्या हुआ कि सन में से एक स्टार सन की तरफ क्या, उसने सिगार शेप बनाई और धीरे धीरे उसने रोटेट करना शुरू किया, तो उसे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बनने शुरू हो गए। लेकिन थ्योरी क्या थी, गलत थी। सबसे बड़ी थ्योरी थी बिग बैंग की, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा मेजर प्रूफली माना जाता है कि हाँ भाई ये मेजर रीजन हो सकता है प्लैनेट्स के बनने का, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। सुनो, तो पहली चीज देख, आज कौन से एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ठीक है, हाइपोथेसिस गिवन बाय एडविन हबल, जिसके नाम पे क्या बना हुआ है, हबल टेलीस्कोप। किसके नाम पे बना हुआ है, इन्हीं के नाम पे बना हुआ है, हबल टेलीस्कोप। 1920, according to the theory, the universe started with a small singularity just 13.8 billion ago. इतने साल पहले भैया इसका शुरुआत हुई। This theory most universally accepted regarding origin of the earth। क्या हुआ, एक ब्लैक होल बना, ठीक है, उसमें इतनी एनर्जी इकट्ठी, उतनी एनर्जी इकट्ठी, जब वो ब्लास्ट हुआ ना, तो उसने क्या किया, एक साथ क्वांटम ग्रेविटी इरादा में बिग बैंग से कितने सेकंड में, देखो 10⁻⁻43 सेकंड में ब्लास्ट हुआ। उससे बहुत सारा इन्फ्लेशन निकला, उस इन्फ्लेशन के अंदर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बना, तो उसके अंदर क्या लाइट ज्यादा ट्रेवल करने लगी, अलग अलग टाइप की ग्रेविटेशनल वेव्स उठी, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें बननी शुरू हुई। बिग बैंग प्लस 14 ईयर अगो यहाँ पे हम चीजें पहुंच गए थे, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, डिफरेंशिएशन होना शुरू हुआ चीजों का, ठीक है। जियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल, पहले क्या था, क्लाउड शेप थी, ठीक है। जब ये क्लाउड शेप में रोटेट हो रहा था, तो हैवी मटेरियल क्या होने लगा, हैवी मटेरियल क्या था, निकल, आयरन, ये सब इकट्ठे होने लगे किसी कोर की तरफ, और क्या बना एक कोर, उसके ऊपर क्या हुआ, उससे हल्का मेटल सीमा, सीमा मतलब सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, वो उससे ऊपर आया, सबसे ऊपर आया सियान, ठीक है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, उससे टॉप लेयर बनाई। लेकिन धीरे धीरे जब क्या हुआ, ऊपर से ही प्रेशर पड़ा, तो मेंटेल का कुछ हिस्सा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट होगा प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार क्या होता है, देखो ध्यान से, name given to the core of the denser gas which finally become the infant sun. A protostar is a very younger star still gathering mass from its parent molecular cloud. The protostellar phase of the earliest one of the process is the stellar evolution। यानी कि जब एक पर्टिकुलर स्टार का जन्म होता है, इन्फेंट एज में होता है, तो अब तब भी मास गेन कर रहा होता है अपने आसपास के क्लाउड से, तो क्या कन्वर्ट बनता है वो, ठीक है, स्टार बनाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटोस्टेलर स्टार कहते हैं, प्रोटोस्टार कह लो, जो अपनी यंग स्टार को मैं कह सकता हूं, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक। और ये लास्ट है डिगेसिंग। अब डिगेसिंग क्या, प्रोसेस बाय विच गैस वर रिलीज इन द इंटीरियर द अर्थ, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, देखो अर्थ का इवोल्यूशन, अभी एक पीपीटी एक वीडियो और बनेगी इसका पूरा कंप्लीट, ठीक है। क्या चीज कि जब अर्थ की स्ट्रक्चर बननी शुरू हुई, ठीक है, तो उस पर मेरे ख्याल से कोई भी गैस नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन इज द ओनली गैस व्हिच सपोर्ट द लाइफ, ठीक है। अब वो एक साथ तो बनेगी, धीरे धीरे प्रोसेस से बननी शुरू हुई है। तो क्या वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन के साथ जो आसपास की चीजें थी उससे रिएक्शन हो गए, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, H2O, पानी, इन सब की क्या होने लगी, कंडेंसेशन के हिसाब से गैस बनी, ठीक है। CO2 के साथ रिएक्शन हुआ, पानी की ड्रॉपलेट्स बननी शुरू हुई, और एज द रेन आना गिरना शुरू हुआ, और धीरे धीरे क्या ओशन फॉर्म हुए। तो ये सारी की सारी चीजें आने वाले चैप्टर्स में कवर अप करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है।
इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है बेसिकली, ठीक है, आपको यहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा मैं किसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है डिफरेंट हाइपोथेसिस एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। बहुत सारी क्या है हाइपोथेसिस। सबसे पहले आएगी नेबुला। लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस थी, फिलोसोफर और साइंटिस्ट ने करना शुरू किया। वन ऑफ द अर्लियर वाज द जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट, मैथमेटिशियन लैपलास, रिवाइज्ड 1796। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी देयर वाज द हॉट एंड रोटेटिंग गैस क्लाउड कॉल्ड नेबुला इन द स्पेस। क्या था कि एक क्लाउड था जो क्या था, गर्म था और रोटेट कर रहा था, ठीक है, उसका नाम था नेबुला। क्या नाम दिया? नेबुला, ठीक है। उसका क्या नेबुला देयर वाज ग्रेजुअल लॉस ऑफ हीट लॉस करता चला गया ड्यू टू इट्स रोटेशन विच रिजल्ट इन द कूलिंग डाउन इट्स आउटर सरफेस। क्या होगा, उसका रोटेशन कम हुआ, जो उसकी आउटर सरफेस है वो ठंडी होनी शुरू हो गई। जब कूलिंग शुरू हुई तो कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हुआ, ठीक है, और स्पीड इंक्रीज हो गई ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यानी घूम रहा है तो उसकी स्पीड और तेज हो जाती है। आउटर लेयर वाज सेपरेट होगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेबुला से। आउटर सरफेस क्या हुई, अलग हुई, तो आउटर सरफेस किसमें बन गई, नेबुला बन गया सन, और आउटर स्पेस से छोटे छोटे पार्टिकल्स बने जिसे हमने कह दिया इनर एंड आउटर प्लेनेट। तो ये थ्योरी यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं सब डिफरेंट साइज के हैं, सब डिफरेंट डेंसिटी के हैं, ठीक है, सबका डिफरेंट मास है, क्लियर। तो वहां पे थ्योरी गलत हो गई। उसके बाद सेकंड पॉइंट आया, सेकंड क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी कहती क्या है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, एडविन हबल 1920। एविडेंस भी दी है कि भैया यूनिवर्स जो है आज भी क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है कंटिन्यूअसली। The theory tells the galaxies are moving away from each other as the time passes. It universe appears to be the growing larger. Universe बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, all matters forming universe exist in one place, tiny ball, ठीक है, unimaginable small volume, infinite temperature and infinite density के साथ था, ठीक है। इस टाइनी बॉल में एक्सप्लोजन हुआ, बैंग हुआ, जिसे हमने कहा बिग बैंग, ठीक है। ये माना जाता है कि जो बिग बैंग है 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ आज से, ठीक है, जो आज भी चल रहा है, यानी कि जो बैंग उस टाइम हुआ था वो आज भी फैल रहा है, वो एनर्जी भी उसकी खत्म नहीं हुई है। As it grew, some energy was converted into the matter. कुछ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, मैटर में। That particular rapidly expansion within the fraction of seconds, seconds के क्या बोला, 10 की पावर -43 सेकेंड्स, ठीक है, -43 सेकेंड्स के अंदर ही कहानी होगी थी सारी की सारी, ठीक है। बिग बैंग, फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म, पहला एटम बना विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग। टेम्परेचर कहां तक पहुंच गया, 45,000 केल्विन तक, एंड गिव राइज टू द एटॉमिक मैटर। द यूनिवर्स बिकम द ट्रांसपेरेंट। यूनिवर्स क्या था उस टाइम पे, ट्रांसपेरेंट था। धीरे धीरे क्या हुआ, एटम बने, दोनों मिलकर मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स में अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर बननी शुरू हो गई थी। नेम एंड साइजेस दे रखे हैं यहाँ पे। मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं केवल वही कराऊंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हाउ वाज द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ डेवलप, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सिंबल स्टार्टेड, अर्थ वाज ओरिजिनेटेड आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग के बाद अर्थ बनी। देखो ये डस्ट ग्रेन्स थे, ठीक है, जो सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। डस्ट ग्रेन में क्लम्स बनने शुरू हुए, ठीक है। उसके बाद क्लम्स में धीरे धीरे क्या हुआ, जो प्लेनेटेसिमल्स थे उसमें कोलाइड होके प्लैनेट्स का फॉर्म लेना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने बताया था प्लेनेटेसिमल इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। देखो जब प्लेनेट अर्थ बना, बैरन कुछ नहीं था, रॉकी था, केवल हॉट ऑब्जेक्ट था, बहुत एटमॉस्फेयर बहुत थिन था, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस मिलती थी, ऑक्सीजन और बाकी गैसेस अवेलेबल नहीं थे। इट इज सेड दैट इनिशियल स्टेज अर्थ वाज लिक्विड फॉर्म, बट देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट प्रोसेस होने शुरू हुए। अब प्रोसेस में क्या हुआ कि जो रॉक थी, ठीक है, बैरन हॉट अर्थ था, वो ब्यूटीफुल प्लेनेट में चेंज हुआ। उसका सबसे मेजर रीजन क्या था, हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। क्लियर बात है, दूसरी बात है ध्यान से, कोर सॉलिड मेंटेन, मैग्मा, ओशियन, ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। एक इंपैक्ट हुआ, जब बाहर से कोई भी मटेरियल आके टकराया तो उसने नई तरीके क्या के इवोल्यूशन शुरू की, नई तरीके गैसेस बनानी शुरू करी, ठीक है। और क्या हुआ,
पेनिस्ट्रियल एक्रीशन आ रहा है, वेपर प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है, CO2, H2O, N2 अलग अलग डिफरेंट गैसेस निकल रही है, ठीक है। कार्बोनेट नीचे की तरफ है, ओशियन से क्या मेंटल से मैग्मा बाहर आ रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स के इवेंट होने शुरू हुए, जिसकी वजह से डिफरेंट गैसेस ने जन्म लिया और उसकी तरफ से उन्होंने लाइफ के प्रोसेस देना शुरू कर दिए। अर्थ वाज मोस्टली इन द वोलेटाइल, परिवर्तन स्टेट में था, प्रीमोर्डियल स्टेज में, एंशिएंट स्टेज में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, ठीक है, टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा, एज द रिजल्ट मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड, ठीक है, डेंसिटीज के हिसाब से सेपरेट होना, जो जितना डेंस था वो अंदर की तरफ गया और हल्का वाला ऊपर की तरफ रह गया। तो देखा है ना कि अर्थ की कोर ज्यादा डेंस है और एटमॉस्फेयर सबसे कम डेंस है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब हैवी मटेरियल आयरन निकल सेंटर की तरफ गए, ठीक है, और हल्के वाले ऊपर की तरफ रह गए। टाइम पास होता गया, अर्थ ठंडी हुई, सॉलिडिफाइड और कंडेंसेशन हुआ, फिर वो दोबारा से गर्म हुई, दोबारा से क्या हुआ, अर्थ में कई बार अपने प्रोसेस में कई बार उसका टेम्परेचर हाई हुआ तो कई बार लो हुआ, और एक आइस एज, जैसे कहना 2 आइस एज निकल चुके, 3rd आइस एज पता नहीं कब आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा जो भी सच है, हम लोग ऐसा कर देंगे अपने एटमॉस्फेयर को, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे बड़ी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एटमॉस्फेयर का जो चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी थोड़ी सी साइंटिफिक है, तो इजीली समझ में नहीं आती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको उस पर धीरे धीरे करके सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। In the first stage, primordial ancient time, atmosphere contain a layer of hydrogen helium, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या करते हैं, एक अलग लेवल की एनर्जी ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। In the second stage, during the cooling, the interior of the earth contributed to the evolution of atmosphere. अर्थ ठंडी, एटमॉस्फेयर जलना शुरू हुआ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सातवीं, 7th स्टेज पे पानी बन गया था। Gases and water vapor were released by the process of degassing, निकलस हुआ। They started evolution of present atmosphere and the early, ठीक है, and the early atmosphere contain water vapors, क्या था उसके बाद, वाटर वेपर्स थी, और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ द फ्री ऑक्सीजन। In third stage, composition of atmosphere was modified by the living world, the process of photosynthesis. Origin of atmosphere देखते हैं, टार्बक्स एंड लुटगेंस ने दिया था बुक है, ठीक है। Stage of segregation of earth, gaseous material escape from the earth interior, process called outgassing. Much of same way, gases are released from volcanoes today. Atmosphere gradually evolved, ठीक है, composed mainly of gas released from the within the earth surface, जो नीचे से निकल के आई है सारी की सारी। अर्थ ओरिजिनल एटमॉस्फेयर क्या कंसिस्ट करता था, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सेवरल ट्रेसेस गैसेस। तो ये सारी प्रोसेस थे, ठीक है, अर्थ के इवोल्यूशन में, ठीक है। और बाकी एक वीडियो होगा इसके ऊपर सेम, क्योंकि क्लास 11th की ज्योग्राफी एज कंपेयर टू 12th थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल है, उसमें चीजों को मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पर बेफिक्र रहिए, आप जुड़े रहिए मेरे साथ यूट्यूब के माध्यम से। मैं आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट इस पे प्रोवाइड करता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि एक नए प्रोसेस से मैं इस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन करूं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों शेयर करिए O2N डिजिटल एजुकेशन को, और आप लोगों की वजह से 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।